सारी खबरों के बीच तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए, क्योंकि आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। अमेरिकी बाजारों में फेड मीटिंग का फैसला और सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी नजरें, जहां टेलीकॉम कंपनियों के लिए एजीआर मामले में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इन सब के बीच में क्या लेवल्स होंगे अहम और कहां होगी एक्सपायरी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है आज। कई सारी खबरें आ रही हैं, नतीजों का उतना प्रेशर नहीं है, बट बाकी सारी खबरों पर हमारा फोकस रहेगा। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आज के अहम ट्रिगर्स बता दीजिए सर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि नतीजों का प्रेशर आज है नहीं। निफ्टी के नतीजे नहीं है, वायदा कारोबार का एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसके रिजल्ट आज हो। लेकिन दीप, सबसे बड़े नतीजे का प्रेशर या रिलीफ वो टेलीकॉम कंपनियों और बाजार के लिए होगा, जो सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला लेता है। लेकिन उससे पहले उस पर बात करेंगे सर। आज का जो सेटअप है सर, उस पर भी कुछ सवाल है मेरे पर। एक बार आज के जो बड़ा ग्लोबल ट्रिगर है उसी से शुरुआत करते हैं सर। कल शाम फेड की पॉलिसी, हालांकि पॉलिसी में कुछ बदलाव नहीं था, बट पहली बार आउटलुक दिया है फेड ने जब से कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ है। मार्च की पॉलिसी में उन्होंने आउटलुक नहीं दिया था अनसर्टेनिटी की वजह से, पर अब जो आउटलुक दिया है और उसके बाद जो अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन देखा सर, कैसे रीड करें इसको? देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं दीप। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स ये हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और फेड ने ये कहा है कि 2022 तक, यानी कि लगभग 2 साल आपको 0% के आसपास की ब्याज दरों से काम चलाना है। एसेट बाइंग जो $120 बिलियन की हर महीने वो कर रहे हैं, वो बरकरार रहेगी, उसमें कहीं कोई ब्रेक लगने के आसार नहीं है। तो ये दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है इस लिहाज से कि पहली चीज़, ब्याज दरें आपके बढ़ने की संभावनाएं कम है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा फेड देता रहेगा हर महीने $120 बिलियन के तौर पर। ये दो बड़ी पॉजिटिव है। अब लेकिन इसके साथ दो नेगेटिव्स भी हैं। पहला ये, अगर आप ये बहुत सोच रहे हो कि भाई ब्याज दरें नेगेटिव में और जाएगी, अमेरिका में और ब्याज दरें घटेंगी, तो शायद वो भी नहीं होगा। लेकिन इसमें दूसरी बात नेगेटिव साइड पर यह भी आती है कि 2022 तक अगर अमेरिकी इकोनॉमी में ये सोचा जाता है कि भाई ब्याज दरें नीचे रखनी है, इसका मतलब ये है कि क्या फेड को ये लग रहा है कि रिकवरी आने में, इकोनॉमिक रिकवरी आने में 2 साल लगेंगे? शायद हाँ, कल अमेरिकी बाजार इसी वजह से गिरे। तो शॉर्ट टर्म में देखिए, आप पिछले हफ्ते लगातार अमेरिकी बाजारों को बढ़ते हुए इसीलिए देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक रिकवरी जल्दी आएगी, लॉकडाउन खुल रहा है, और अचानक से 2 दिनों से गिर भी इसी वजह से रहे। तो इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर आपका मूड कभी भी किसी भी दिन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लंबा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा, और छोटा सोचेंगे तो ये लगेगा कि भाई 2 महीने 3 महीने से घर में बंद है, अब खुल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बाजार के मूड माहौल पर कि आप उस दिन बड़ी शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेकर बाजार में उतरते हैं या लॉन्गर टर्म के बारे में सोचते हैं। और जब फेड की मीटिंग हो तो शायद आप थोड़ा लंबा सोचते हैं, स्पेशली तब जब फेड 2022 तक का आउटलुक दे। तो उस लिहाज से बाजारों ने रिएक्शन दिया है। लेकिन इस बाजारों के नेगेटिव रिएक्शन में एक पॉजिटिव चीज ये भी है, और वो ये है कि फेड कहीं ना कहीं आपको एक संकेत दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। एक नहीं बल्कि दो। पहला, लिक्विडिटी है, और वो चाहे लिक्विडिटी डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि वो इक्विटी शेयर खरीदने जा रहे हैं, लेकिन एसेट बाइंग जो करते हैं इवेंचुअली वो बाजार में लिक्विडिटी देता है, और वो लिक्विडिटी आपके लिए रोटेशन पर आती हुई दिखती है, बिजनेसेस में काम आती है और इक्विटी मार्केट के काम आती है। तो पहली चीज ये कि वो कहते हैं कि लिक्विडिटी का नल वो खुला रहेगा, डॉलर छपते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके साथ दूसरा बड़ा पॉजिटिव जो बाजारों के लिए बनता है वो ये कि अगर अगले 2 साल ब्याज दरें 0% पर रहनी है, तो इन्वेस्टर डेट में पैसा लगाकर कमाएंगे कैसे? तो फिर क्यों न इक्विटी में चांस लिया जाए, जहां रिस्क है लेकिन रिटर्न भी तो बन सकता है, और मार्केट मजबूत है। तो जो लिक्विडिटी की वजह से लगातार ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती आती दिख रही है, डाउ में मजबूती दिख रही है, नैस्डैक में दिख रही है, वो और बढ़ सकती है। और वो एकदम स्पाइरल इफेक्ट है। कैसे कि अब आपको पता है डेट में पैसा नहीं बन रहा है, इक्विटी में बन रहा है, आप इक्विटी में डालते हैं। इक्विटी में आपको पता है कि कंपनियों की कमाई को लेकर आप निश्चिंत नहीं है कि कितनी ट्रैक पर आएगी, कब आएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, इंडेक्स में पैसा डालते हैं। इंडेक्स में जब आप पैसा डालते हैं तो इंडेक्स बढ़ने लगता है। इंडेक्स बढ़ने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि यही सही है,
यहीं डालिए, तो फिर और पैसा इंडेक्स में आता है। तो ईटीएफ्स में जो पैसा आ रहा है, इंडेक्स फंड्स में जो पैसा आ रहा है, वो अमेरिकी बाजारों को मजबूत किए हुए है। स्टॉक्स में जो पैसा आ रहा है वो टेक्नोलॉजी शेयरों में आ रहा है, नई जनरेशन के जो स्टॉक्स है, फैंग शेयर है, वहां पर आ रहा है। लेकिन जो इंडेक्स में पैसा आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि पर्याप्त लिक्विडिटी होने की वजह से, दूसरी एसेट क्लासेस में पैसा नहीं बनने की वजह से सारा पैसा इक्विटी में आता हुआ दिख रहा है और वो बाजारों को मजबूत किया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से फेड ये लाइसेंस भी आपको दे रहा है कि सस्ता पैसा अगले 2 साल के लिए मिलता रहेगा और आप आराम से उस लिहाज से इक्विटी मार्केट को लेकर काफ़ी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है अमेरिकी बाजारों में, जो शायद आपको मीटिंग खत्म होने की वजह से आता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई ऐसी बात फेड ने नहीं की जो बाजारों को झटका दे या बाजारों को बड़ा उत्साहित करे। वो सब कुछ फेड चेयरमैन ने कहा जो हमें पहले से पता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी के बाद हल्का करेक्शन देकर फिर बाजार अपनी गति पकड़ने की कोशिश करेंगे। दीप, तो मेरे लिए फेड की मीटिंग का आउटकम न्यूट्रल है। हल्का सा मैं उल्टा इसे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर मानकर चलूंगा बजाय नेगेटिव साइड के। बाजारों में जो करेक्शन है वो इस वजह से बाय बिफोर इवेंट, सेल आफ्टर इवेंट, प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर इवेंट, वो वाली चीज है। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो एक मार्केट न्यूट्रली आप मान सकते हैं जहां तक फेड की पॉलिसी का सवाल है। पर सर, जो आज के लिए 2 बड़ी बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक तो वीकली एक्सपायरी और उससे ज्यादा जो एजीआर का मामला है। पर उससे पहले सर एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कल मार्केट्स में हुआ। और कल जब हमने 2 बजे शो शुरू करा तो फिर वैसे ही लग रहा था कि शायद एक और वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, और आखिरी आधे घंटे में एग्जैक्टली वैसे ही देखा सर। जो बैंक निफ्टी में एक स्पर्ट आया, 21,300 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा। और सुबह आपने सर बोला था कि 21,500 एक ड्रीम लेवल है, आएगा तो नहीं, पर देखते हैं अगर आ सकता है। नहीं, 21,300 तक तो दौड़ लगा भी ली बैंक निफ्टी में, हालांकि क्लोजिंग में फिर गिरावट हुई। बट ये आखिरी आधे घंटे में क्या हुआ सर, एक्शन कैसे इसको रीड करें, किस वजह से इतना बड़ा जंप आया? दीप, आपको याद हो तो कल हम जब यही बात कर रहे थे कि कोई इस तरह से खरीद कर जा रहा है जैसे एक्सपायरी आज नहीं कल थी। पॉइंट नंबर 1, मतलब कल गुरुवार था, कल बुधवार नहीं था, और आपको 3:30 बजे पहले ही सारे सौदे काट लेने हैं या फिर आपको शॉर्ट कवरिंग कर लेनी है। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम वो करता है जिसे कोई खबर हाथ में हो कि ये खबर आने वाली है और ये खबर बड़ी पॉजिटिव है। तो अब वो खबर क्या हो सकती है जो पॉजिटिव मानकर चलें? क्या डाउ की? जी नहीं, डाउ फ्यूचर्स तो सुस्थित है। और अमेरिका में फेड क्या कहेगा इसका तो ब्रॉडली सबको अंदाजा था। तो ये ट्रिगर अमेरिका का तो नहीं है। फिर दूसरा ट्रिगर क्या बचता है? दूसरा ट्रिगर ये बचता है कि क्या सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई एक बड़ी और अच्छी खबर आने की संभावना है? वैसा तो कुछ आया नहीं। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें और है जिस संभावना पर हो सकता है बाजार बढ़ा हो। पहली संभावना ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है एजीआर मामले पे, वो टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के लिए काफ़ी अहम होगा, जिसे हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। हो सकता है उस खबर का अंदाजा लगाकर बाजार कोशिश कर रहा हो तेजी करने की, वो फैसला क्या हो सकता है, किस तरफ हो सकता है। तो एक बड़ा ट्रिगर वो उस हिसाब से हो सकता है। दूसरा बड़ा ट्रिगर ये हो सकता है कि एसएनपी ने भारत की रेटिंग नहीं घटाई। अगर रेटिंग नहीं घटने को आप कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के तौर पर मानते हैं, और ये अगर किसी को अंदाजा हो कि इस तरह की खबर शाम को आ सकती है, तो हो सकता है उसने शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया हो। लेकिन मेरा ये समझना, जब मूडीज ने रेटिंग घटाई तो बाजार नहीं गिरे, तो एसएनपी ने रेटिंग नहीं घटाई, नहीं बढ़ाई, आउटलुक सेम रखा है, इसका मतलब कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, तो उस पर बाजार के बढ़ने की भी कोई वजह है नहीं। अब रहा सवाल फिच का, जो आखिरी बड़ी एजेंसी और है जिस पर नजर रखी, तो देखते हैं फिच क्या करता है। वो रेटिंग बढ़ाता है, घटाता है? बढ़ाने का तो खैर सवाल ही नहीं है अभी किसी भी रेटिंग एजेंसी का। वो घटाता है या स्टेबल रखता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा ये समझना कि या तो एसएनपी की रेटिंग स्टेबल रहने की उम्मीद में बाजार बढ़ाए, और स्पेशली क्योंकि जैसे खरीदारी जो हुई है वो बैंक्स और एनबीएफसी शेयरों में हुई है जो रेटिंग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आ सकता है एजीआर मामले पर, और अगर बाजार को ये लगता हो कि वो फैसला टेलीकॉम कंपनियों के फेवर का होगा, तो उससे टेलीकॉम कंपनियों और बैंक्स को फायदा हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी बाजार बढ़ सकता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बाजार बढ़ाओ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये पता नहीं। अगर इन दोनों कारण में से किसी एक कारण की वजह से बढ़ा है, तो मुझे लगता है वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया। वो इन दोनों में से फिलहाल आपके पास कल ऐसा, और दूसरा ये कि आज सुबह का तो दिन है ना, फैसला भी तो 11 बजे आना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको दूसरे दिन सुबह मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है नटशेल में हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि एसएनपी ने रेटिंग डाउनग्रेड नहीं किया, उसे एक रिलीफ के तौर पर मानकर बाजार ने थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कल दिखाई है, वो कल हुआ है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं कि किस तरह का अब आउटलुक रहता है बाजार पर एसएनपी ने रेटिंग में बदलाव नहीं किया, ये एक पॉजिटिव जरूर लेना चाहिए। सर, जो ये आपने एजीआर मामले की बात करी, इस पर एक बार और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कितना अहम हो सकता है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए, स्पेशली जिस तरह से हम वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ दिनों में भरपूर एक्शन देख रहे हैं, हाई वॉल्यूम्स देख रहे हैं, और बैंक्स के लिए सर, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स के लिए काफी अहम डिसीजन हो सकता है ये। बहुत बड़ा मामला है दीप, और ये तय करेगा बाजार की दशा दिशा भी, टेलीकॉम कंपनियों की भी और बैंकों की भी। आज मेक और ब्रेक वाला दिन है, और इसलिए आज आपको बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। 11 बजे के बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। क्यों अहमियत वाला है और मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियां ये कह रही कि आपने इतना भारी भरकम एजीआर तो लगा दिया, अब इसको भुगतान करने के लिए समय दीजिए, और समय चाहिए पूरे 20 साल का। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्यों भाई, आपने तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ये तो लगने ही वाला था, आपने प्रोविजनिंग करके क्यों नहीं रखी? तो पॉइंट नंबर 1। तो उस लिहाज से अगर सुप्रीम कोर्ट दया दिखाता है और राहत दे देता है कि ठीक है भाई, आप आराम से 20 साल में पेमेंट करते रहो, तो फिर तो वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल आपके हाथ में ही नहीं आएंगे। ये शेयर ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। प्लस बैंक्स के लिए रिलीफ होगी। रिलीफ किस लिहाज से होगी कि बैंक्स को है ना उसकी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक्स ने अभी तक इनकी प्रोविजनिंग की नहीं है एजीआर के मामले ड्यूज की, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे थे कि बाद में आएगा। तो जो बैंक्स को जो पैसा लेना है टेलीकॉम कंपनियों से, उसकी उन्होंने कर्ज की प्रोविजनिंग नहीं की है। तो पॉइंट सिंपल है कि अगर बैंक्स इस तरह का फैसला आता है तो बैंक्स के लिए भी इस लिहाज से पॉजिटिव है कि लंबा समय एजीआर कंपनियों को मिलेगा, वो धीरे धीरे सरकार को पे करेंगे, उनकी बैलेंस शीट पर दबाव नहीं आएगा। प्लस बैंकों का जो टेलीकॉम एक्सपोजर है, अब आप सिंपल चीज़ है, अगर मुझे दीप, मैंने आपसे पैसा उधार लिया है और साथ ही मुझे इनकम टैक्स भी भरना है या मुझे मेरा जीएसटी भरना है, तो मैं पहले कौन सा भरूंगा? मैं सीधी बात है, आपको मैं बोलूँगा दीप थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी पैसा है नहीं, मेरे को पहले जीएसटी भरने दो, मेरी कस्टम ड्यूटी भरने दो या मेरा इनकम टैक्स भरने दो, क्योंकि वो नहीं भरूंगा ना तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या मेरे पर लीगल एक्शन हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन टेलीकॉम कंपनियों के साथ है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि नहीं भाई आपको तो एजीआर के पैसे भरने ही पड़ेंगे तुरंत प्रभाव से, तो वो पहले एजीआर के पैसे भरने जाएंगे, न कि बैंकों का लोन चुकाएंगे। तो बैंकों के लिए वो उस लिहाज से नेगेटिव होता है कि उनका पैसा अटक सकता है, लेट हो सकता है। तो मेरा ये समझना है, अगर अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? एक तो ये कि भाई आप फालतू बात कर रहे हो, कोई रिलीफ की जरूरत नहीं है, पहले दिन से आपको पता था कि ये पैसा आपको भरना है, लेकिन आप खाली दबाव बनाने के लिए भर नहीं रहे थे और आपने कार्टेल कर रखी थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये है और इसलिए उन्होंने एजीआर पर पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अब वो रिलीफ में भी अगर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं कोई पेमेंट देने के लिए रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तब तो टेलीकॉम कंपनियां गई। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट दया दिखाकर कहता है कि चलो 20 साल की आपको अनुमति दी, लेकिन पैसा देना पड़ेगा ब्याज समेत, तो ये बड़ी रिलीफ हो जाएगी बैंक्स और टेलीकॉम कंपनी के। लेकिन क्या इसके इन बिटवीन कोई ऐसा फैसला आ सकता है क्या? वो मुझे नहीं पता। अगर इन बिटवीन कोई फैसला आता है तो बाजार को उस लिहाज से एक्शन दिखाना पड़ेगा। संभावना वैसे कम है, संभावना ज़्यादा इस बात की या तो 20 साल या कुछ नहीं, लेकिन अगर इन बिटवीन कुछ भी आता है तो वो और आज इस लिहाज से बैंक निफ्टी 20,000 या 22,000 दोनों में से किसी एक के दर्शन करा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन हो सकता है और उस पर बाजार बड़ा रिएक्शन दे सकता है। तो दीप, इसके लिए हमें तैयारी रखनी है भारतीय और आइडिया में। तो मैं आपको सिंपल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आज इस फैसले के दम पर आपको बैंक्स और टेलीकॉम दोनों ही शेयरों में बड़ा संभल कर काम करना है। किसी भी तरफ बहुत बड़ा मूव आ सकता है जो बाजार को भी हिला देगा, इन स्टॉक्स को भी बहुत जोर से हिला सकता है। जी दीप। बिल्कुल, तो बड़ा डिसीजन आने वाला है और उसके बाद या उसके बेसिस पर बड़ी मूव्स आ सकती हैं। तो चलिए सर, फिर उन्हीं मूव्स के बारे में बात करते हैं। आज के जो संकेत हैं, ग्लोबल तो आपने कहा है सर न्यूट्रल से थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं, बाकी संकेत आज के लिए कैसे हैं? देखिए, ग्लोबल नेगेटिव साइड पर, एफआईएस के नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हुए हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, मैं बहुत नेगेटिव भी नहीं मान रहा तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं मान रहा, और ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन आज मैं इससे पहले रेंज दूं, आपको बता दूं कि आज बड़ी वॉलेटिलिटी, बड़ा उतार चढ़ाव संभव है 2 वजह से। एक तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, ये दोनों ही मिलकर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आज मैंने है ना दीप 2 अलग अलग तरह से रेंज बनाई है, और वो रेंज इस वजह से बनाई कि 2 आपके पास जब बड़े ट्रिगर हैं एक्सपायरी का और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, तो पहले बड़ी रेंज और बड़ा सपोर्ट समझ लीजिए। निफ्टी पर बड़ा सपोर्ट
9,825 9,975 की रेंज में बनकर आता है। और बैंक निफ्टी पर ये 10,275 नहीं, और बैंक निफ्टी पर हायर रेंज जो निकल कर आएगी वो 10,275 10,400 की है। ये हायर रेंज बड़ी वाली रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जो डे रेंज है निफ्टी की छोटी वाली, वो 10,000 10,050 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रही है। अगर समझिए आज डिसीजन आने की बात नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, तो शायद 10,000 10,050 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आप काम चला लेते हैं। ऊपरी स्तरों पर 10,150 10,200 ये छोटी रेंज है जो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। लेकिन चूंकि बड़ा दिन है तो आपको 10,275 10,400 की भी तैयारी रखनी होगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर बड़ी रेंज जो बड़ा सपोर्ट है, वो अगर वॉलेटिलिटी बड़ी आती है तो उस लिहाज से आपको ध्यान में रखनी है। वो है 20,300 से लेकर 20,550। ये वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में 20,000 हो जाए मैं देख नहीं रहा और देखना भी नहीं चाहता, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन है वो। अदरवाइज 20,300 20,550 की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 21,500 से 21,800 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। दिन की रेंज बैंक निफ्टी के लिए जो निकल कर आती है छोटी वाली, वो नोट कर लें 20,650 20,850। अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता ये और ये डिसीजन नहीं होता 20,650 20,850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो आसानी से टूटने वाला नहीं है। 21,200 21,250 जिसके बेहद नज़दीक हम बंद हुए, ये आपके लिए हाई रेंज हो जाती है, ये आपके लिए। अब आइए मैं निफ्टी की छोटी रेंज और दिन के हिसाब से आपको जल्दी से दे दूँ, ज़्यादा बदलाव नहीं है। 10,050 10,175 ये दिन की छोटी रेंज है निफ्टी पर। 10,000 10,275 मीडियम रेंज है। 9,950 10,325 ये बड़ी रेंज निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 20,925 21,250। बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े से है ना, राउंड फिगर में नहीं है, आपको नोट करने पड़ेंगे। 20,925 21,250 बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 20,825 21,500 ये आपकी निफ्टी की मीडियम रेंज है। और 20,600 से लेके 21,600 ये आज की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए रेंज के लिहाज से 3 लेवल्स जिस पर आपको फोकस करना है। पुट कॉल रेशियो 1.36 पर है, थोड़ा सा बढ़कर आया है। इंडिया विक्स 3% नीचे आया है, कंफर्टेबल है 29 के लेवल के आसपास। जी दीप। बिल्कुल, तो आज के लिए जो बड़ी रेंजेस हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है और फिर इंटरडे बेसिस पर क्या रेंज है ये आप ध्यान रखिए। पर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर, वहां पर क्या ध्यान रखना चाहिए आज के लिए? एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे ध्यान रखने के लिए आज से दीप है ना, स्टॉप लॉस कल वाले में कोई बदलाव नहीं। तेजी की पोजीशन का 10,000 कल भी था, 10,000 आज भी है। 20,500 कल भी था, 20,500 आज भी है। शॉर्ट पोजीशन में भी कोई बदलाव नहीं। 10,200 का स्टॉप लॉस कल दिया था इंट्राडे क्लोजिंग पे, आज भी है। शॉर्ट पोजीशन पे कल इंट्राडे क्लोजिंग पे 21,200 का स्टॉप लॉस दिया था। अब आखिर के 5 मिनट में 21,250 हो गया और किसी ने काट लिया तो अलग बात है। अदरवाइज न तो इंट्राडे में 21,200 पार हुआ, एक तरह से आप मान सकते हैं, नहीं 21,200 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन मैंने 50 पॉइंट ऊपर कर दिया है। तो बैंक निफ्टी पे इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 21,250 का अब माना जाएगा। आइए अब तेजी की पोजीशन जिनको बनानी है वो कैसे करें। अब इसको है ना आप इस लिहाज से देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उतार चढ़ाव बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो उस लिहाज से आपको क्या करना है, पहली चीज 10,050 की रेंज में खरीदना है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा 9,950 का। 10,125 10,175 10,275 3 टारगेट के लिए बेचना है। अब बेचने के लिए ना दीप, वैसे नॉर्मल डे होता तो मैं 10,175 पे आराम से बेचने की तैयारी में हूँ कि 10,175 पे बेच दीजिए, लेकिन फैसला अगर फेवरेबल आ गया टेलीकॉम कंपनियों के लिए तो बाजार भाग सकता है। तब आपको 10,275 10,325 की रेंज में बेचना है। और अगर पहले कोई बेच रहा है तो वो 10,200 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचे, ये दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन अपने सेफर साइड पर 10,400 का स्टॉप लॉस, 10,175 10,125 ये 2 टारगेट के लिए। मेरा ये मानना है कि डे ट्रेडर्स को बड़ी पोजीशन तभी लेनी चाहिए जब ये फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद डिसाइड करें। पहले आप सावधानी से ट्रेड करें, किसी भी तरफ बड़ा मुंह आ सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं 20,650 20,850 ज़्यादा अच्छी रेंज है, जहाँ पर मौका मिले तो तेजी कीजिए। 20,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। 20,950 21,050 21,175 और 21,250 ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी। अब बेचना कहाँ है, अगर इस फैसले के पहले बेचना है तब तो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस 21,250 है, बेच दो आप आराम से। 20,950 20,850 के टारगेट आराम से आ जाएंगे। लेकिन हमें इसके बाद बेचना है, और अगर बड़ी तेजी बन जाए बैंक निफ्टी में
तो फिर 21,500 21,600 की रेंज में आप सोच सकते हैं बेचने का। इनफैक्ट 21,800 तक सोच सकते हैं। 21,800 21,850 के आसपास का वो लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ 21,250 21,150 और 20,950 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ये है आपके लिए वो तमाम लेवल्स। जी दी। बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर क्या करना चाहिए, नई पोजीशंस कैसी बनानी चाहिए, इन लेवल्स का आप जरूर ध्यान रखिए। सर, एफएनओ बैन में आज और भी अपडेट्स हम देख रहे हैं कि रोज ही कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। भेल और पीवीआर दो नए शेयर हैं जो वायदा कारोबार के बैन में आए हैं। वो वजह साफ है दीप, देखिए जो तेजी की पोजीशन बन रही है, और आमतौर पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत हो रहा है। बार बार भेल ये जो बैन वाली लिस्ट बढ़ती है ना, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बहुत अलर्ट नहीं कर रहा कि इसमें एक पॉइंट है, और वो ये है दीप कि इस बार जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आधी की हुई है, उस वजह से स्टॉक जल्दी जल्दी बैन में आ रहे हैं। तो पीवीआर भेल बैन में आया है, बाहर कोई निकला नहीं है। जेएसपीएल, आइडिया, जस्ट डायल और एनसीसी, ये 4 स्टॉक बैन में बने हुए हैं, तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो कुछ और बदलाव हो रहे हैं जहां तक आपको एफएनओ बैन का सवाल है। चलिए सर, विस्तार में बात करते हैं जहां तक आज के सेटअप का सवाल है। एफआईक्यूज इतने लगातार 6-7 दिन के बाद आज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और डीआईएस नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, और वायदा कारोबार सर एक्सपायरी के दिन आज भी पॉजिटिव ही है। हाँ देखिए, 900 करोड़ की बिकवाली कैश में किए बड़े दिनों बाद, और 150 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो दोनों मिलाकर लगभग 1100-1200 करोड़ की बिकवाली एफआईज की हुई है। घरेलू फंड ने 2 दिनों की बिकवाली के बाद आज 500 करोड़ की खरीदारी की है, उसको न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव मान लीजिए। एफआईज का भी न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ मानिए, नेगेटिव से न्यूट्रल मानिए कि एक ही दिन किया है, देखते हैं आगे होता है या नहीं होता है। वायदा कारोबार के आंकड़ों का जहाँ तक सवाल है दीप, आपके लिए एक ही लेवल अहम है, नीचे 10,000 के पुट पर जो आज एक्सपायरी होनी है, वहाँ 30 लाख शेयर हैं, 9 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो जब तक आप 10,000 के नीचे नहीं जाते तब तक तो किसी को टेंशन है नहीं, और मुझे नहीं लगता तेजी करने वाले कोई तनाव में आएंगे। उन्हें पता है कि 10,000 होल्ड जब तक हो रहा है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर 10,000 टूटना है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही टूटना है। तो 9,950 10,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे बेसिस पर। पॉइंट नंबर 1 ऊपर 10,100 एक तरह से आप रस्साकशी वाला लेवल मान सकते हैं। 10,100 के पुट पर 7 लाख शेयर जुड़े हैं कल, और 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 10,100 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो जिन लोगों ने पुट बेचा है 10,100 के लेवल पर, कल ही बनाई पोजीशन, ये थोड़े तनाव में आएंगे कि आज पैसा बनेगा नहीं बनेगा, रिस्क भी है, तो ये थोड़ा नीचे ला सकते हैं बाजार को। तो 10,000 आपके लिए निर्णायक लेवल हो गया। 10,200 ऊपर की तरफ का, 10,200 10,300 की रेंज में, इनफैक्ट मैं 10,200 भी नहीं कहूँगा, असली रेजिस्टेंस 10,300 से 10,400 की रेंज में, जहाँ 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 10,300 और 10,400 पर मिलाकर, उसे पार करना मुश्किल होगा। ये आपके लिए वायदा कारोबार के लेवल्स हो गए निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। 47 पॉइंट के डिस्काउंट से 19 पॉइंट के प्रीमियम, और आप बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर 21,100 पर स्पॉट लेवल पर कल, जबकि क्लोजिंग पर आखिरी प्राइस जो थी वो 21,250 की थी, यानी कि 150 पॉइंट तो तेजी करने वालों के वैसे ही गए। अगर आपने लास्ट मोमेंट पर तेजी की है तो एवरेज क्लोजिंग आपकी नीचे आई है। 21,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो इसलिए 21,000 के पुट और कॉल दोनों पर 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 21,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। 21,000 के ऊपर है, 100 पॉइंट गिर भी जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सपोर्ट जो उसके बाद मिलेगा आपको 20,500, 6 लाख शेयर हैं। 21,500 ऊपर 5 लाख शेयर हैं, और बड़ी एकदम एक्सट्रीम रेंज जो है वायदा कारोबार की, वो 20,000 और 22,000 की रेंज में आ रही है, जहाँ वीकली और मंथली दोनों में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20 और 22,000 है। उसके बीचों बीच 21,100 पर आप बंद हुए हैं, तो अब बड़ा कमाल होगा। आज मुझे लग रहा है बड़ा एक्शन पे एक दिन होने वाला है दीप, कुछ तो मज़ा आएगा और बड़ा होगा। अब ये है कि क्या होगा, किस तरफ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है आज किस तरह का मार्केट एक्शन रहता है। तो चलिए, वहां पर तो नजर है सर। कुछ नतीजे, आज कोई बड़े नतीजे नहीं है जहां तक वायदा कारोबार निफ्टी का सवाल है, पर कल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, इसके नतीजे आए थे सर, कैसे देखें इनको? नतीजे से दीप कमजोरी रहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। देखिए आप
हमारा अंदाजा था नेट इंटरेस्ट इनकम का 2060 करोड़ का, उसके मुकाबले में 1900 करोड़ के आसपास आई है। प्रोविजनिंग बढ़ी है, लगभग दुगुनी हुई है। मुनाफा 783 करोड़ का हम अंदाजा लगा रहे थे, आया 223 करोड़ ही। एसेट क्वालिटी जरूर स्टेबल है, लेकिन एसेट क्वालिटी को छोड़कर बाकी सारी जगह आप देखें तो नतीजे आपको कमज़ोर दिखेंगे। और इस बार एसेट क्वालिटी इसलिए भी स्टेबल दिख रही है कि थोड़ा मॉरेटोरियम वाले मामले भी हैं, तो काफ़ी कंपनियाँ अपने क्लाइंट्स को मॉरेटोरियम का फ़ायदा दे भी रही है, क्योंकि पैसा चुकाने में दिक्कतें जो आई है थोड़ी बहुत, तो वो एक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल नतीजे कमज़ोर हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। स्टॉक कल थोड़ा मजबूत रहा था मार्केट के मूड माहौल के साथ। हमने शॉर्ट पोजीशन भी परसों दी थी, फिर हमने कल कहा भी था कि एक बार आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएं, क्योंकि चूँकि रिजल्ट्स हैं। लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से स्टॉक बहुत भागे, और अगर भागे तो आपको ऊपरी लेवल पर शॉर्ट करना है, और वो शॉर्ट करने की रेंज जो है वो बढ़िया है। 645-660 के आसपास की रेंज है जहां ऊपर जा सकता है, और नीचे की तरफ 600-610 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज है, देखते हैं इस रेंज के किस तरफ पहले पहुंचता, उस लिहाज से हम एक कॉल लेंगे। तो ऊपर की तरफ 645-660, नीचे 600-610। जी दीप। बिल्कुल, तो ऊपरी स्तरों पर आपको फिर से बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नतीजों के दम पर ब्रोकरेज एक्शन और खबरें किधर हैं। देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों के लिहाज से कैश मार्केट में ईआईडी पेरी, सुंदरम फास्टनर, साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजी, रेडिंगटन इंडिया, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, टिक सॉल्यूशंस और केएनआर कंस्ट्रक्शन ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नतीजों पर नजर रहेगी। साथ ही आज भारतीय इंफ्राटेल पर नजर रखें, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे इंडस टावर के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर आज कुछ फैसला सुनाया जाएगा। एसबीआई पर नजर रहेगी, आज इनकी कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी की आज बैठक होने वाली है जहां पे फॉरेन फंड्स के जरिए FY21 के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाने पर आज फैसला आता हुआ दिखेगा। और आज नेस्ले इंडिया पर भी नजर रखें, क्योंकि कंपनी ने जो डिविडेंड जाहिर किया था करीब 61 रुपीज का, इसकी आज एक्स डेट है, तो इसलिए आज नेस्ले पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखेगा। MGL इस बार जो नतीजे हैं काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है करीब 1% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 6% तक कम होता हुआ दिखा है, और मार्जिन में भी आप देखिए 35% से मार्जिन कम होते करीब 32% पर मार्जिन कंपनी के आते हुए दिखे, और मुनाफा करीब 10.5% तक इस तिमाही में कम होता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स अहम थे, इस बार जो वॉल्यूम्स है करीब 9% से कम होते हुए दिखे। अनुमान था करीब 5% के वॉल्यूम्स घट सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पे भी नंबर्स काफी वीक थे, जो आय है करीब 16% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफे में 36% तक की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन आप देखिए 24% से घटकर केवल 10% पर आते हुए दिखे। इस तिमाही में नंबर्स काफी वीक है। इंडियन होटल्स के भी नंबर्स कमजोर हैं, जो आय है करीब 15% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफा 38% तक गिरता हुआ दिखा है, और साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो वो भी 23% से घटकर करीब 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इस पर भी कंसर्न है। और तानला सॉल्यूशंस के भी नंबर्स आप देखिए, इस तिमाही में जो आय है 3% तक कम होती हुई दिखी, और मुनाफे से कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स के नंबर्स इस तिमाही में थोड़े से वीक हैं। आय 13% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफे में 65% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। और साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन थोड़े से ऊपर आते हुए दिखे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव के चलते भी आपको मार्जिन थोड़े से ऊपर आते हुए दिखे हैं। और शंकरा बिल्डकॉन, यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं। आय इस बार करीब 12% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार करीब 7 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 1.5 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन भी आप देखिए डबल होते हुए दिखे। 2.5% से बढ़कर करीब 4.5% के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन की, तो इसके नतीजे अच्छे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन आज दिखेगा। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन दिखेगा कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर अर्निंग्स के लिहाज पर चलिए खबरों के दम पर आज एक्शन किधर दिखेगा बताने के लिए तैयार है पूजा। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज फार्मा शेयरों से जुड़ी काफी सारी खबरें आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव हैं। पहले तो हम आपको नेगेटिव खबर एक बता देते हैं, जिसमें कि औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, नोवार्टिस जैसे शेयरों पर नजर रखें, क्योंकि अमेरिका में करीब 26 फार्मा कंपनियों के खिलाफ लॉसूट फाइल हो चुका है, और यहाँ पर कंपनियों पर जेनरिक ड्रग्स की प्राइस फिक्सिंग का आरोप लगाया गया है। इसमें नोवार्टिस, फाइजर, माइलन, तेवा जैसे कंपनियों के नाम भी शामिल है, और इसके समेत 26 कंपनियों के नाम यहाँ पर शामिल है। तो आज
फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए। लेकिन इसी के साथ एक पॉजिटिव खबर भी आ रही है। कैडिला और इप्का लैब पर नजर रख सकते हैं आप। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने HCQ के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। पहले ये बैन लगा था, लेकिन अब वहां पर राहत दे दी है और मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया है कि वो उत्पादन का 20% की सप्लाई घरेलू मार्केट में उनको करनी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ से एक खबर आ रही है कि जियो प्लेटफॉर्म में अमेरिकन पी कंपनी TPG से भी बातचीत जारी है और करीब $1.5 मिलियन वो कंपनी में निवेश कर सकती है। एक खबर आ रही है और एक अपडेट भी आपके लिए। कल राइट शेयर्स अलॉट किए गए थे, जिसमें कंपनी ने करीब 42 करोड़ राइट शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो ये एक अपडेट आपके लिए। इसके अलावा JB केमिकल्स पर भी नजर रखिए। JB केमिकल्स के प्रमोटर का हिस्सा खरीदने के लिए 3 कंपनियां सामने आई हैं। उन्होंने फाइनल एक बोली सौंपी है, जिसमें कि एपेक्स, KKR और PAG का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया है और ये जो करार है ये 5 से 7% प्रीमियम पर होने की संभावना बताई जा रही है। और इसी के साथ ही साथ एक फंड एक्शन हुआ है, एक इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है प्रमोटर की तरफ से इंडसइंड बैंक में और हमने आपको बताया था कि प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक जो डिटेल आई है उसमें 8 से 9 जून के बीच प्रमोटर की तरफ से करीब 5 लाख शेयर्स खुले बाजार में खरीदे गए हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं फोकस में और इंडसइंड बैंक, कल भी हमने इस स्टॉक पर शानदार तेजी देखी है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जो नतीजा है वहाँ पर रिपोर्ट्स देख लेते हैं। MGL के नतीजे आए, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट चाहिए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 1075 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा कमजोर देखने को मिली। हालांकि इंडस्ट्रियल गैस सेगमेंट में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी मार्जिन में दबाव देखने को मिला था, यानी जो मार्जिन हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन ही देखने को मिले। जेफरीज का भी सिमिलर मानना है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है इन्होंने बढ़ाकर 1390 कर दिया। कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है कंफर्टेबल लेवल पर है। इसके अलावा 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आई आज। हीरो मोटोकॉपर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 2560 रुपये का। और ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मांग में रिवाइवल देखने को मिल सकता है और आगे का आउटलुक भी बढ़िया नजर आ रहा है। साथ ही CLSA ने भी खरीदारी के राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2400 से बढ़ाकर 2700 कर दिया है। IT स्टॉक्स पर आज काफी ज्यादा रिपोर्ट आई है। CLSA का एक नोट आया जहां पर ये कहा जा रहा है कि आगे जाकर कंपनियां जो है अपने मार्जिन मेंटेन कर पाती है कि नहीं, इसके ऊपर फोकस रखना होगा। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का एक डिटेल्ड नोट आया लार्ज कैप IT कंपनीज पर, जहां पर इन्फोसिस पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 730 से बढ़ाकर 810 कर दिया है। टेक महिंद्रा पर भी सिमिलर रेटिंग है और लक्ष्य जो है 680 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। TCS पर इक्वल वेट की रेटिंग है, लक्ष्य 1780 से बढ़ाकर 1960 किया। HCL टेक पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 480 से बढ़ाकर 545 कर दिया है। और विप्रो पर अंडरवेट की रेटिंग है, लेकिन लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 200 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां लार्ज कैप IT कंपनीज है वो अपने प्री कोविड वैल्यूएशंस पर ट्रेड करी हैं, जिसके चलते रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्हें आकर्षक नजर नहीं आ रहा है। सन फार्मा पर रिपोर्ट है, क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 400 रुपये के लक्ष्य के लिए। साथ ही नोमिरा की एक रिपोर्ट है BHEL पर, जहां पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य घटाकर 26 कर दिया है। और इन्होंने FY22 की EPS के अनुमान में भारी भरकम 36% की कटौती की है। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए BEL पर, JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 95 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि FY21 में यानी इस वित्त वर्ष में पूरा अगर आप देखें तो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है इस कंपनी से। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज आपको एक्शन दिखेगा। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपकी लिस्ट में? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरे रडार पर है इंडसइंड बैंक, जो कल लास्ट 1 आवर में 1 घंटे में जिस तरह से मूव आई, मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू होगी। निफ्टी में हल्की सी गिरावट कही है या करेक्टिव मूव कही है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, तो मैं उसको प्ले करना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक मुझे लगता है आज आउट परफॉर्म करेगा। 500 का बंद है, मैं 493 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 518 का मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। ओके, इंडसइंड बैंक में करनी है खरीदारी। मजबूत बैंक है, काफ़ी समय से तेजी दिखा रहा है
और मुझे याद है सबसे पहले इसको सचिदानंद टेकर सचिन जी जो खास दोस्त हैं वागले साहब के भी, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली और सही लेवल से रिकमेंड किया और उसके बाद स्टॉक लगभग 15% बढ़ चुका है। आइए बंसल जी से पूछते हैं उनकी पिक। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या है इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा भी अनिल जी खरीदारी का इरादा है और खरीदूंगा पीएसयू बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिसके अंदर कल एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 31.50 ₹31.50 का स्टॉप लॉस है, ₹37.50 37.5 के लक्ष्य के लिए पीएनबी को खरीदने की राय है। ओके, बैंक्स खरीदने का इरादा रख रहे हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट। बस ये है कि सरकारी बैंक बंसल जी को पसंद है, प्राइवेट बैंक पसंद है इस वक्त वागले साहब को। कुणाल जी आज छुट्टी पर हैं, ये ध्यान रहे। कुणाल जी आज सेकंड हाफ में जुड़ेंगे, क्लोजिंग वाले शो में, मॉर्निंग वाले शो में एब्सेंट है। लेकिन विकास सेठी साहब भी हमारे साथ हैं और सेठी साहब से भी पूछते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। तो सेठी साहब पहले तो आपकी वायदा कारोबार के शेयरों की लिस्ट साझा कीजिए, बताइए क्या क्या शेयर हैं आज आपके रडार पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए तो कल देर शाम हमने बाजार में देखा है बहुत शानदार तेजी बैंक्स में, एनबीएफसीज में बिल्कुल देखने को मिली, और जिसका मुख्य कारण एक तो कल रात को जो फेड की मीटिंग का आउटकम आना था, जहां से कोई सरप्राइज नहीं आया, जो हम मान रहे थे वैसे ही फेड के मीटिंग के आउटकम आए हैं। और बाकी आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आना है एजीआर ड्यूज को लेके, तो उसको देखते हुए अगर वो पॉजिटिव आता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, तो टेलीकॉम कंपनीज के लिए तो ठीक रहेगा ही, आइडिया और भारती के लिए, बट इसके साथ साथ बैंकों के लिए भी बेहद ही पॉजिटिव हो सकता है। और फिर कल भी एक डिसीजन होना है सुप्रीम कोर्ट का मोरेटोरियम पे इंटरेस्ट को लेके, तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है बिल्कुल सुर्खियों में रहेगा। तो हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए आज के फर्स्ट हाफ में बैंक्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। वहां से मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो राकेश बंसल जी के साथ कॉमन है, पीएनबी। मुझे लगता है पीएनबी में एक अच्छी तेजी बनेगी। इसके दो कारण है, एक तो बैंक्स पे कुछ पॉजिटिव की एंटिसिपेशन में मुझे लगता है अच्छी तेजी रहनी चाहिए जिस तरह की कल हमने रैली देखी, और दूसरा कल जो नीरव मोदी के यहाँ से भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1350 करोड़ के डायमंड और ज्वेलरी वगैरह कॉन्फिस्केट किए हैं, तो उसका फायदा पीएनबी में देखने को मिल सकता है। तो पीएनबी वुड बी माय पिक ऑफ द डे विद अ टारगेट ऑफ 36 फॉर टुडे। इसके अलावा भी बाकी के जो बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इवन इंडसइंड बैंक जो कि वागले जी को भी पसंद है, आरबीएल बैंक, इन सब में भी मेरी तेजी की सलाह है, बट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस तरह से ये रिएक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है अब इन द रन अप टू दैट जजमेंट इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी कल की कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके अलावा मुझे रिलायंस पसंद है, मुझे लगता है रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। माइंडट्री अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है माइंडट्री में आज अच्छी तेजी हो सकती है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। और कैडिला हेल्थ केयर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले खबरें भी आ रही थी कि सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है या वापस से खोल दिया है, तो मुझे लगता है उसका एक फायदा कैडिला हेल्थ केयर और इप्का लेबोरेटरी जैसे स्टॉक में देखने को मिलेगा, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, केडिला, इप्का, माइंडट्री, बाकी बैंक्स तो हो ही गए, और कुछ मिस तो नहीं किया विकास सेठी साहब? मैंने पीएनबी वगैरह तो आपने बता दिए, तीनों चारों बैंक। रिलायंस, आरआईएल, ओके, ये भी, जी हाँ बिल्कुल, रिलायंस भी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूत रहेंगे। आइए मैं आपसे कैश मार्केट के स्टॉक्स की आपकी लिस्ट भी लूंगा कि वहां आपको क्या क्या पसंद है। उससे पहले राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक भी फाइनेंशियल सेक्टर से रहेगा और उसमें मुझे चोला फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली और स्टॉक में 155 के ऊपर का कल क्लोज आया है। फ्यूचर में मेरे हिसाब से इसको यहाँ से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है इंट्राडे में आज के जो टारगेट आना चाहिए 165 168 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, तो चोला फाइनेंशियल बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड का वो यहाँ से बनेगा 152.50 का, तो ये स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंशियल बाय करें। 165 168 तक के टारगेट मुझे लगता है इंट्राडे में देखने को मिलना चाहिए। ओके, 156.25 पर बंद हुआ है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर वाला स्टॉक, और 152.50 152 हाफ ये स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा आपका। 155 158 ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है चोला में खरीदारी। ओके, आइए किरण जी का करते हैं स्वागत। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक। अनिल जी, पीएसयू बैंक सेक्टर इन जनरल इंडेक्स बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसने जो ब्रेकआउट दिया था 1340 के लेवल्स पे,
वो उसके ब्रेकआउट दिया, उसको टेस्ट किया और उधर से वापस यू टर्न लिया। ये क्लासिकल एग्जांपल है टेक्निकल एनालिसिस का। तो मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक्स में ही स्टॉक ढूंढना चाहिए। कैन बैंक के साथ जाना चाहूंगा। कैन बैंक में भी मुझे लगता है कि शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला था 3-4 दिन पहले, उसी का टेस्टिंग हो चुका है और वापस एक बार यू टर्न ले रहा है। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है। 1 से 2 दिनों का व्यू रहना चाहिए और आपको 115 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल। तो आज देखिए पूरे के पूरे जो टेक्निकल लिस्ट आ रही है वो बैंक्स की आ रही है और सेठी साहब की तरफ से भी पीएनबी पर खरीदारी आ रही है। तो बैंक्स आज जरूर भरपूर एक्शन में दिखने वाले हैं और हमने देखा कि आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी में भी बेहतरीन एक्शन था। पर सेठी साहब, आपकी जो कैश स्टॉक्स की लिस्ट है वो क्या होगी? वो कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे सर? बिल्कुल दीपांशु, पहला एक स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी अपनी एफएनओ लिस्ट में इंक्लूड हो गया था, इक्वा लैबोरेटरीज, जो अच्छा लगता है वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा मुझे ईआईडी पेरी अभी भी पसंद है। कल एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखी। परसों शाम को आपके चैनल पर बाजार आज और कल में मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से ईआईडी पेरी को रिकमेंड किया था और काफी बार इस अनिल जी के साथ और इवन कुणाल जी को भी पसंद था। हमने डिस्कशन किया कि कैसे इसमें 60% की हिस्सेदारी है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 11,000 करोड़ की है। तो काफी डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है और वैसे भी शुगर सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स है। मुझे लगता है इस कंपनी के वैसे आज नतीजे भी है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आज का ही मेरा इस पे लक्ष्य 240 रुपए का है। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल्स, जो कि मैंने कई बार चैनल पर रिकमेंड किया है, निचले लेवल्स पे अच्छी तेजी बिल्कुल ऑलरेडी बन चुकी है, बट ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। पिगमेंट बनाने वाली कंपनी है, एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है भारत में और बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स है इसके, तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। फिर सीमेंट स्पेस से हेडलबर्ग सीमेंट पसंद आता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, बट ये बाजार में मिड कैप्स वगैरह में अच्छी तेजी बिल्कुल जारी है और हेडलबर्ग सीमेंट के भी नतीजे भी अच्छे थे। सीमेंट सेक्टर भी फोकस में है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह। फाइनली हाइकल, जो एक छोटी साइज की फार्मा इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी है, मुझे लगता है इसको भी करंट लेवल जो 120 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदा जाना चाहिए। मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज भी इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो भरपूर लिस्ट है कैश मार्केट स्टॉक्स की रिकमेंडेशन की सिटी साहब की तरफ से। और नजर रखिए 2 स्टॉक्स के तो आज नंबर्स भी आने वाले हैं, ईआईडी पैरी और साथ ही ईआईडी पैरी के नंबर्स आने वाले हैं, तो वहां पर आप नजर रखिए किस तरह का एक्शन रहता है। वैसे काफी एक्टिव रहा है स्टॉक और चैनल पर कई बार और एक्सपर्ट्स ने भी इसको रेकमेंड किया है। चलिए देख लेते हैं आज और कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। भरपूर लिस्ट है स्टॉक्स की जहां पर नतीजे आए हैं, जहां पर हमने खबरें भी आती हुई देखी हैं, तो वहीं पर एनालिसिस कर लेते हैं। एमजीएल, सेठी साहब आपसे पूछूंगा कैसे रीड करें एमजीएल के नंबर्स? थोड़े कमजोर आए, ब्रोकरेज एक्शन भी मिक्स्ड ही रहा है इस स्टॉक पर। एक्सपेक्टेशंस वैसे भी थोड़े कमजोर रिजल्ट्स की थी, बट उसके मुताबिक देखें तो और थोड़े मिले जुले से रहे हैं। कैसे रीड करें और जिस तरह का एक्शन हो रहा है गैस स्टॉक्स में, उस लिहाज से एमजीएल पर क्या व्यू है आपका? देखिए दीपांशु, गैस स्टॉक्स पे तो रुझान पॉजिटिव है, मेरा आउटलुक भी बुलिश है, बट जो नतीजे थोड़े कमजोर है और उसके लिहाज से हो सकता है एक नीजर रिएक्शन स्टॉक में नेगेटिव देखने को मिले। बट मुझे लगता है गिरावट में खरीदारी करने वाला ये स्टॉक है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मेरा पर्टिकुलरली जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वो काफी अच्छा करना चाहिए। वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और इस कंपनी के वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो आईजीएल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है गिरावट पे इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें और मीडियम से लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करें। ओके, तो मीडियम से लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं जहां तक एमजीएल का सवाल है, पर गिरावट का जरूर इंतजार करें। 2 दिनों से थोड़ा म्यूटेड एक्शन है, बट वैसे काफी एक्टिव रहे सारे के सारे आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स। किरण जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? नतीजे तो कमजोर रहे, हालांकि स्टॉक काफी एक्टिव रहा है, पर नतीजों के लिहाज से देखें तो थोड़ी कमजोर परफॉर्मेंस रही और कामकाजी तौर पर भी हिट है। बट चार्टिकली कैसे देखें सेंचुरी टेक्सटाइल्स को? देखिए, रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने 255 से 330 का एक रैली दे चुका है और मुझे लगता है कि अभी ये रेंज थोड़ा सा करेक्टिव रेंज, टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें चलना चाहिए। 300 का ऑन द लोअर साइड, 330 ऑन द हायर साइड। ये 30 रुपए में जितने दिन ट्रेड करेगा उतना अच्छा रहेगा इस स्टॉक को और नेक्स्ट ब्रेकआउट 330 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये जल्दबाजी में नहीं होगा, पर अगर एक और 5-10 दिन ये कंसल्ट करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो मेरा मानना है कि आपको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिलेगी। 300 के नीचे ये स्टॉक वीक होता नजर आएगा, तो मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 300 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
ओके 300 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर ट्रेड कर सकते हैं। वैसे एक दायरे में रहा है स्टॉक, पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ की इस स्टॉक में आपको मिलती रहती हैं। बंसल जी, एक कैश स्टॉक चार्टिकली आपका व्यू लेना चाहूंगा। इंडियन होटल्स, हमने देखा जब लॉकडाउन खुला तो फिर इन सेक्टर्स में काफी तेजी आई, बट उसके बाद कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे, बट अगर आप पूरे साल के देखें FY20 के, तो काफी मजबूत इनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। कोई ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर इंडियन होटल्स में? देखिए दीपांशु, एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर 63 रुपए 63 रुपीज के लो से एक अच्छी खासी रैली हमने आती हुई देखी है। 95 रुपीज तक की रैली आते हुए देखी है। टेक्निकली 88 रुपीज एक अहम सपोर्ट है। अगर 88 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आती है तो रैली को, जो ये बड़ी रैली हमने आते हुए देखी है, 88 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो उस रैली को एक फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिलेगा फॉर द टाइम बिंग। तो 88 रुपए के नीचे आया है, किसी ने ले रखा है, शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो निकलने की राय होगी। ओके ये है आपके लिए इंडियन होटल्स पर है। अगर 88 के नीचे जाते तो निकलिए। कल वैसे नतीजों से पहले काफी एक्टिव आपको ये स्टॉक होता हुआ दिखा था। वागले साहब, जेबी केमिकल्स एक स्टॉक का आपके लिए भी, यहाँ पे भी हमने भरपूर एक्शन देखा है, बल्कि पिछले 2 महीने में तो एक अच्छी रैली भी आती हुई देखी है। जहां तक जेबी केमिकल्स का सवाल है, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी के लिए 3 कंपनीज के नाम भी फाइनलाइज हो गए हैं। कुछ और एक्शन इसमें संभव है? किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर? दीपांशु, मुझे एक ही बात का डिस्कम्फर्ट है कि ये 400 से लगभग 730-40 जो भी बना है, ये पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों में बना है, और यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अदरवाइज इसका वीकली मंथली चार्ट काफी पॉजिटिव है। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसमें 800-820 के होंगे। ये लेने की सही जगह नहीं है क्योंकि ये काफी ओवर बॉट है, इतना ही मेरा डर है। और ये इसको एज ए ट्रेडिंग के तौर पे इसको देखना नहीं चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मैं एवरी करेक्शन पे ये बाय करूंगा। मेरे लिए सही लेवल होगा 650-630, कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा। 600 के नीचे मुझे लगता नहीं है ये स्टॉक जाएगा। ऑन द अप साइड 800-820 का पहला टारगेट होगा, शायद ये 4 डिजिट में भी लॉन्ग टर्म में चला जाए। तो मैं ये स्टॉक पे ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। फिलहाल लेने के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा। ओके वैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट क्योंकि 3 महीने में ऑलरेडी अच्छी रैली हो गई है तो फिलहाल वेट करने की सलाह है। सेठी साहब, आपने फार्मा स्टॉक्स की तो मेंशन की, स्पेशली जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस हटाने की बात हुई है, पर आज जो खबर आई है कि यूएस में 26 कंपनियों पर एक बार फिर से प्राइस फिक्सिंग का लॉ सूट फाइल करा गया है, और 6 साल में तीसरी बार ऐसा लॉ सूट आते हुए दिख रहा है। उसमें कुछ फार्मा कंपनीज इंडिया के भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि औरो, सन, लुपिन। कुछ ज्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं सर, क्योंकि ये लॉ सूट्स बार बार आते रहते हैं, पिछले 2 भी अभी चल रहे हैं, बट इस खबर का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? और इसके अलावा कोई और फार्मा स्टॉक्स जो आपको पसंद आए फिर? ये बिल्कुल दीप, ये जो खबरें आई है, खबरें डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव तो है फार्मा स्टॉक्स के लिए, जिनके अभी आपने नाम लिए जो भारतीय कंपनीज, इनसे इम्पैक्ट होगी, और उनका उस खबर का एक नीजर नेगेटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में बिल्कुल देखा जा सकता है। बट जो भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए सब तेजी में चल रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा में हमने एक शानदार तेजी बिल्कुल देखी है। मैंने चैनल पे लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था और उसी दिन टारगेट भी हासिल हुए, तो उसके बाद से भी हमने देखा बहुत अच्छी तेजी इसमें बनी है। बट मुझे लगता है थोड़ा एक इस तेजी के बाद एक नीजर नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक्स में आ सकता है। जो एक और फार्मा स्टॉक मुझे आज अच्छा लग रहा है वो टोरेंट फार्मा है। मुझे लगता है टोरेंट फार्मा में आज जैसे मैंने कैडिला को रिकमेंड किया एफ&ओ स्पेस से फार्मा स्टॉक में, मुझे लगता है टोरेंट फार्मा में भी अच्छी तेजी हो सकती है, तो वहां पे लॉन्ग साइड पे रहने की सलाह है। ओके थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है, बट वैसे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और टोरेंट फार्मा एक और फार्मा स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। कल भी 2-2.5% की तेजी हमने देखी थी टोरेंट में। किरण जी, कल औरोबिंदो फार्मा पर क्लोजिंग में आपकी खरीदारी की राय थी। स्टॉक तो भरपूर एक्शन में रहा है। अगर आज इस खबर के दम पर स्टॉक में गिरावट होती है तो दोबारा खरीदना चाहिए औरो फार्मा पर? क्या करना चाहिए उस ट्रेड का सर? देखिए, कल मैंने जो कॉल दिया था वो था करीबन 795 से लेके 790 तक आपको बाय करने की सलाह थी। 786, 785 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। 785 का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मेरा मानना है कि ये कॉल नलीफाई हो जाएगा और फिर देखना पड़ेगा। पर कल की क्लोजिंग डेज हाई पे हुई है, तो अगर किसी ने लिया है तो उनका अभी मुनाफे में है, तो मेरा मानना है कि उसका ट्रेल करके चलना चाहिए औरोबिंदो फार्मा को।
ओके, ट्रेल करके चलते हैं जहां तक औरोबिंदो फार्मा का सवाल है। आज ऑफकोर्स खबर के दम पर आपको एक्शन जरूर दिख सकता है जहां तक इस स्टॉक की बात है, तो नजर रखिए औरोबिंदो फार्मा पर भरपूर आपको एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जो आज एक्शन में होंगे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके नतीजे आने वाले हैं और बंसल जी काफी एक्टिवली ट्रैक्ड स्टॉक है कैश मार्केट से, कुणाल जी ने भी इसको कई बार रेकमेंड भी किया है। कुछ चार्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा हो जहां तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सवाल है, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जहां तक स्टॉक मूवमेंट का सवाल है? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 4800 के लेवल्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, तो स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन है। अगर स्टॉक किसी भी प्राइस करेक्शन में 4800 के अराउंड मिलता है तो लंबी अवधि का नजरिया बना के डिक्सन के अंदर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो डिक्सन के लिए लंबे समय के व्यू के लिए खरीदारी की राय है। सिटी साहब, काफी एक्शन हमने देखा है इन्फो एज, जोमैटो जहां तक का सवाल है, जुबलेंट फूड भी भरपूर एक्शन में रहा है, एक रैली के बाद 1700 के लेवल तक आ चुका है। आज वेस्ट लाइफ के भी नंबर्स आ रहे हैं, बट किस तरह का व्यू रखना चाहिए सर? जैसे जैसे अब इकोनॉमी खुल रही है, लगता है कि इन स्टॉक्स में तेजी रहेगी या फिर आज खबर आ रही है कि शायद मुंबई महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है अगर सिचुएशन आने वाले हफ्तों में इंप्रूव नहीं होती है, तो फिर किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ऑलरेडी इस प्राइस पर बेस्ट प्राइस इन लग रहा है इन स्टॉक्स के लिए या फिर और तेजी बाकी है अभी? देखिए दीप, ये जो स्टॉक्स है ये डेफिनेटली वैल्यूएशंस के लिहाज से तो काफी महंगे हैं, बट चूंकि इनको लॉकडाउन के दौरान भी इनके बिजनेसेस पे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स है उनकी डिलीवरीज वगैरह चालू थी, मुझे लगता है ये स्टॉक्स में अभी भी दमखम रहेगा। ये लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, बाकी सिटीज, बॉम्बे की आप छोड़ दीजिए, बट बाकी सिटीज में जैसे जैसे लॉकडाउन खुला उसका एक फायदा देखने को मिला। अगर जैसे मैंने आपको सुबह 5 स्टॉक्स F&O स्पेस से रिकमेंड करे थे खरीदारी के लिए, अगर छठा मुझे करना होता तो जुबिलेंट फूड वुड हैव बीन माय पिक। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज भी तेजी रहनी चाहिए। जिस तरह का एक शानदार मूव कल हमने देखा है और जिस तरह से ये जो इकोनॉमी अनलॉक हो रही है उसका फायदा ये जो क्विक सर्विस या डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट्स को होना है, मुझे लगता है जुबिलेंट फूड में यहाँ से भी और स्टीम बाकी है और इसमें भी एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करने की सलाह है। ओके, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी आप कर सकते हैं, थोड़ी और अपसाइड अभी भी बाकी है, बट अगर आप फंडामेंटल लिहाज से देखें तो शायद ऑलरेडी वैल्यूएशन के आगे रन अप होता हुआ दिख रहा है। बट जुबिलेंट फूड, इन्फो एज दोनों ही ट्रेड में एक्टिव रहे और आज कैश बाजार से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी चलाते हैं आधे भारत में, वहां पर नतीजे आने वाले हैं, तो नजर रखिए इन स्टॉक्स पर। बंसल जी, एक ऑटो एंसिलरी नेम सुंदरम फास्टनर्स, इसके भी नतीजे आने वाले हैं और हमने देखा है ऑटो और स्पेशली ऑटो एंसिलरीज में अच्छी तेजी बनी हुई है। सुंदरम फास्टनर्स की चार्ट पर कोई राय सर? दिवांशु, यहाँ पर भी नीचे में एक अच्छा सपोर्ट बना है और स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है, नजर रखनी चाहिए 336 336 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर नतीजों के चलते 336 के लेवल टूटते हैं और इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तब खरीदारी की राय होगी। 336 के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इस ब्रेकआउट के टारगेट 358 से लेकर 365 का जोन है।